हेलो, वेलकम टू सरित क्लासेस। स्वागत है आपका सरित क्लासेस के नेक्स्ट, जो कि आज हमारा है डे 4। हम कौन से डे 4 की बात कर रहे हैं? हमने एक सीरीज चलाई है जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के सवाल कर रहे हैं। जहां जहां ऐसा लगता है कि आपको एक्स्ट्रा इंसाइट और इनपुट देने की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। रेस्ट ऑफ आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस में आपको लाया जा रहा है। किसके अंदर? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा के आपको प्रैक्टिस में लाया जा रहा है और आपको 3 चीजों की हैबिट दी जा रही है। सबसे पहले आप लैंग्वेज से वाकिफ हो, राइट, कि किस तरीके की लैंग्वेज आती है। फिर उसके बाद आप जो ऑप्शंस होते हैं उसमें आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, और फिर आप कंटेंट से आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे कि किस तरीके के कंटेंट पे किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस आए हैं पैटर्न में। और ऑलरेडी आपसे बातचीत करते हुए 47 सेकंड हो गए और हमारा टारगेट है ये 10 से 12 मिनट में हम इसको क्या कर लें, फिनिश कर लें। तो चलिए आज अपना डे 4 स्टार्ट करते हैं। इस तरीके के पैटर्न से हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि फीडिंग ऑफ मिल्क कैटल विद कॉटन सीड। बस ये सवाल है। अब इसमें समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो और भी बढ़िया। अब आप क्या करेंगे, इस सवाल को यहां पे समझेंगे। आप कभी ये गौर कीजिएगा, जो डेयरी होती है ना, हालांकि हर डेयरी के अंदर नहीं दिया जाता है, जो डेयरी होती है उसके अंदर क्या आपने नाम सुना होगा, खल और बिनोले ये डाले जाते हैं, जो कि दूध देने वाले पशु होते हैं। तो ये बिनोले होते क्या हैं? ये क्या होते हैं, जो आपकी कॉटन की फसल होती है, राइट, जो कॉटन की फसल होती है जब वो कंप्लीट मैच्योर हो जाती है तो क्या होते हैं, इसके अंदर कॉटन बॉल्स बनते हैं, राइट, कॉटन बॉल बनते हैं। कॉटन बॉल में से कॉटन प्लस बॉल दोनों निकाल लिया जाता है। आफ्टर दैट इसकी होती है मशीन के अंदर प्रोसेसिंग होने के बाद इसके अंदर से क्या निकल जाती है, कॉटन अलग और इसका सीड अलग हो जाता है, राइट। कॉटन का क्या यूज किया जाता है, क्लोथिंग के अंदर यूज किया जाता है। किसके अंदर यूज करते हैं? क्लोथिंग के अंदर यूज करते हैं। और फिर उसके बाद जो सीड होता है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और जो डेयरी इंडस्ट्री होती है उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और ये जितने भी किसान हैं जिन्होंने अपने घर पे पशु रखे हुए हैं जो दूध देते हैं, उनके पास ये आगे भेज दिया जाता है। अब जब ये किसी कैटल को दिया जाता है, जब ये कैटल खाता है, उसके ऊपर 3 इमीडिएट आपको इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आपको क्या देखने को मिलेगा, जो मिल्क का कंटेंट है, राइट, जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। यस, मिल्क की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, जो सीड जो होते हैं उसके अंदर फैट कंटेंट थोड़ा सा होता है, यानी कि जो आपका दूध होता है उसके अंदर फैट बढ़ जाता है। शुद्ध भाषा में बोले तो घी इसके अंदर आपको इंक्रीज अमाउंट में बढ़ता हुआ दिखेगा, राइट। फोर्थ, जो हेल्थ है कैटल की वो भी बढ़िया होती है। तो अब बताइए, आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं क्या होता है। अब आपको थोड़ा सा ना दिमाग अप्लाई करना है, राइट। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दोबारा से आ गए ये सारे ऑप्शन। पहला क्या बोल रहा है, फैट इंक्रीज होगा, ये मैंने बताया यहां पे, लेकिन ट्रिक क्या है, आगे क्या लिखा है, टेम्परेरी इंक्रीज होता है। ओके, ये समझते हैं अभी थोड़ी देर में। दूसरे में क्या बोला, फैट इंक्रीज नहीं होगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर क्या लिखा है, मे और मे नॉट इंक्रीज, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि फैट इंक्रीज ना हो, राइट। चौथा क्या बोला है, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता भाई, आप उसको इतनी हाई कंटेंट की क्वालिटी चीज दे रहे हैं और उसके अंदर कोई चेंज ही ना हो। तो बताइए आपके हिसाब से सही आंसर कौन सा है? अरे बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, पहला सही आंसर है। टेम्परेरीली का मतलब यह है भाई, जब तक इसको दिया जाएगा तभी तो कंटेंट उतना रहेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यह आपके लिए मैंने जो कॉटन सीड होते किस तरीके के दिखते हैं, एक आपको फीचर यहां पे लगा दी है, आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है कि जो एज होती है किसकी, पेड़ों की, कैसे पता की जाती है? बताइए आप में से कितने बच्चे मेडिकल स्टूडेंट हैं, या फिर जिन्होंने 12th बायो रखी है, या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज है, क्योंकि अब बॉटनी के अंदर ये सवाल आता है और ये ऑलरेडी ये सवाल पूछा जा चुका है। ये पूछा गया था 2013 के अंदर, ये पूछा जा चुका है, नीट के अंदर ये सवाल आया था। तो बताइए कैसे पता की जाती है कि जो एक वृक्ष है उसकी आयु कितनी है? देखिए सबसे पहले आपको वृक्ष को समझना होगा। ये क्या है, एक हमारा हरा भरा पेड़ है। तो जब हम क्या करते हैं, पेड़ की कटाई करते हैं ना, यहां से लेकर के इधर तक का जो मेन पार्ट होता है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, अब ये जो ट्रंक है ना, यहां से पता चलता है कि इसकी एज कितनी है। कैसे? ये ट्रंक है, हमने इसको कट कर लिया। अब यहां से आपको ना 3D सेक्शन में कुछ रिंग्स बनी हुई दिखाई देंगी, कुछ इस तरीके से, राइट। जैसा रिंग का स्ट्रक्चर स्मूथ रिंग है, यानी कि पूरे साल जो वेदर इवेंट था बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें जरा सी भी ऐसी जिग जैग यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशन थी, यानी हो सकता है बर्फबारी ज्यादा हुई है, इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको क्या पता यहां पे चला है कि कुछ रिंग्स बनी हुई होती है, इसको बोला जाता है एनुअल रिंग। क्या बोला जाता है?
एनुअल रिंग्स बोला जाता है, जिसकी हेल्प से पेड़ की उम्र पता की जाती है, राइट। तो बताइए आंसर आपके सामने ए बी सी डी ई, इनमें से किससे आप पता कर सकते हैं? पत्तों से नहीं पता किया जाता। ऑप्शन डी। एलिमिनेट कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। पत्तों से कैसे पता करेंगे? साल में 2 बार पत्ते क्या होते हैं, झड़ते हैं, काउंट नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद पेड़ कितना भारी है, बचपन में तो भाई बहुत छोटा पेड़ होता है, कैसे आप पता करोगे? और जैसे जैसे बड़ा होता है और बड़ा हो जाता है, उसके बाद वो फिर दोबारा छोटा होता है, दोबारा से फिर उसके अंदर रिजुविनेशन आती है, फिर बड़ा होता है, तो ये नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद बाय द थिकनेस ऑफ बार्क, जो पीपल का पेड़ होता है कितना मोटा हो जाता है, कैसे आप पता करेंगे कि भाई 2.5 मीटर का 100 साल में होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, पानी ज्यादा मिल गया तो जल्दी विड्थ हो जाती है उसकी। तो राइट आंसर क्या है? ए, राइट। तो क्या है? बाय काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ रिंग। तो आपके सामने आंसर आ गया है। और अब हम क्या देखने वाले हैं? रिंग्स बेसिकली दिखती कैसी है। पहली जो इमेज है उसमें आपको इस तरीके से काउंटिंग करते हुए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल दिखाई दे रहा है। मैं उठ के यहां पे आ जाता हूं। ये आपको एक जो सबसे नीचे दिख रही है ना, रेडियस प्लस विड्थ ऑफ 1 एंगुलर रिंग, यहां से हम सारी कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो एक एनुअल मतलब एक साल था, उसका जो पूरा समर सीजन से लेकर के विंटर सीजन तक कैसी वेदर कंडीशन रही है। बताइए, ये सिंपल सा सवाल आपको अभी एकदम सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर नहीं पता होता ना तो गड़बड़ हो जाती है, बच्चे गलतियां करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। ये मात्र कितने के लिए है? 2 नंबर के लिए सवाल है। ओके, पढ़िए सवाल पढ़िए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी शेयर करता हूं। सवाल क्या बोल रहा है? विच कंट्री इज नोन एज अ लैंड ऑफ मॉर्निंग ऑफ काल्म? किसको बोला जाता है? बताइए। नीदरलैंड, ताइवान, कोरिया, जापान। साथ के साथ आपका टेस्ट ले लिया जाए। जापान की राजधानी बताइए। बहुत सही जवाब, टोक्यो। कोरिया की राजधानी बताइए। नहीं पता? कोई नहीं, कमेंट में चेक करके बताइए। ताइवान की राजधानी बताइए, ताइपे। ओके। नीदरलैंड की राजधानी बताइए। नहीं पता? कोई बात नहीं, नीचे आप कमेंट में बताइए। तो यहां पे अब बात आती है, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसको बोला जाता है? आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कोरिया को बोला जाता है, राइट। इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या इंसाइट ऐसी रिक्वायर्ड नहीं है देने की, क्योंकि ऐसे सवाल अभी यूपीएससी नहीं पूछता है। क्योंकि अभी जो सवाल आते हैं वो एनालिटिकली, जिसमें आपको सोचना हो, ऐसे सवाल आते हैं। ये सिर्फ सिंपल जीके के सवाल है। और ये मॉर्निंग ऑफ काम की आप एक बार YouTube पे चेक कर लीजिएगा, थोड़ी सी अपने बिहाफ पे रिसर्च कर लीजिएगा। मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं, मैंने इसलिए आपको सिर्फ एक सिंपल ये पिक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया। रेस्ट अपने मेन जो काम है उसके ऊपर चलते हैं। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया, वो क्या कह रहा है? कंट्री नॉन एज सुगर बाउल किसको बोला जाता है? क्यूबा? नहीं, क्यूबा किसके लिए फेमस है? सिगार के लिए। बर्मा? ओके, देखते हैं। बर्मा तो आई थिंक लकड़ियों के लिए फेमस है। नॉर्वे? माइट बी। इंडिया में गन्ने बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यह आ चुका है, क्यूबा इज द राइट आंसर, राइट। क्यूबा के अंदर देखिए, फिदेल कैस्ट्रो, अगर यहां पे हम वर्ल्ड हिस्ट्री से इसको कनेक्ट करते हुए चले, फिदेल कैस्ट्रो नाम सुना है आपने, राइट। तो यहां पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 का ही टाइम है वो, राइट। क्या था? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यूबा के नाम से कनेक्ट हो रहा है, तो आप एक बार इसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। ओके, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। फिर उसके बाद आता है, यहां पे हमने फिदेल कैस्ट्रो के बारे में बात की है। फिदेल कैस्ट्रो के बारे में देखिएगा, अभी इनके सक्सेसर राहुल कैस्ट्रो है, उनके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी जरूर निकालिएगा। ऑल्दो हम इनके बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है, जो हमें पैटर्न ये भी हमने फॉलो किया है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक फोकस, हम उसके ऊपर बात करेंगे। और ये जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर ये जो वर्ल्ड इवेंट्स है इनके ऊपर हम डिटेल में सारी चीजें बनाएंगे, क्योंकि मेंस प्रोस्पेक्ट पे से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखना है। ये बेसिकली हुआ था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। एक छोटा सा इंसाइट ये दे देता हूं कि यहां पे आपका क्या आ जाता है, इधर आता है आपका क्यूबा। तो यहां पे यूएसएसआर क्या कह रहा था कि यहां पे मैं न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करूंगा, ताकि सीधा यहां पे यूएसए के ऊपर क्या की जा सके, फायर की जा सके। आपको क्या लगा कि ये शांत बैठेगा? इसने क्या किया, इधर एक टर्की नाम की एक जगह है, ठीक है, रजब तैयब अर्दवान नाम, थोड़ा सा देख लीजिएगा किस कंटेक्स्ट में मैंने बोला है। रेस्ट ऑफ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी पता चल जाएगी कि आप क्या को रिलेट कर पाए। तो अभी जो टर्की है, टर्की के अंदर अमेरिका ने सबसे पहले शुरुआत करके क्या किया, यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल लगाई। तो यहाँ पे यूएसएसआर बोला नहीं, अगर तुम हमारे कंट्री के बिल्कुल नियर बाय स्टेशन स्टैब्लिश करोगे, किसके, न्यूक्लियर मिसाइल के, हम यहाँ पे क्यूबा में स्टैब्लिश करेंगे। अब बात ये आती है, क्यूबा क्यों अब किसी और कंट्री को बोलेगा कि भाई आओ हम हमारी देश की जमीन यूज करो,
वो इसलिए बोलेगा क्योंकि अमेरिका क्या चाहता था, तुम यहां पे डेमोक्रेसी लेके आओ, राइट। मतलब कि अमेरिका इसके अगेंस्ट था, तो यहां पे किससे हाथ जाके मिला लिया, यूएसएसआर से। बोलते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दुश्मन का दोस्त बन जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये एक इंसिडेंट हुए थे, या वक्त निकले तो जरूर देख लीजिएगा। इस तरीके के सवाल पूछे तो नहीं जाते, लेकिन ये मेंस के अंदर आते हैं। चलिए, क्यूबा हमने देख लिया किस चीज के लिए फेमस है, ये सिगार के लिए भी फेमस है। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं कि एक कंट्री एक चीज के लिए फेमस है तो दूसरी चीज उसके अंदर नहीं आ सकती, शुगर के लिए भी ये फेमस है। अगला सवाल है, द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट शोज एक्सिस ऑफ फीमेल ओवर मेल। बच्चों का सवाल है, ये पूछा जा चुका है सवाल। ये कितने पुराने हैं, ये मैंने पिक किया, आई थिंक 1980 से पिक किया है, राइट। ओके, केरला इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, भिलाई स्टील प्लांट स्टैब्लिश किया गया था यूएसएसआर की हेल्प से। राउरकेला स्टील प्लांट स्टैब्लिश किया गया था वेस्ट जर्मनी के कोलैबोरेशन से। देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी सवाल के अंदर दी गई है। और दुर्ग स्टील प्लांट था, कंस्ट्रक्टेड किया गया था किसकी मदद से, रोमानिया हटा दीजिए बिल्कुल ऑप्शन से, सॉरी रोमानिया हटा दीजिए। उसके बाद कौन बच जाते हैं, जापान, ब्रिटेन और यूएसए। बताइए कौन हो सकता है। बिल्कुल एक स्पेसिफिक सेट बना के दिया आपको, आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ब्रिटेन ने यह बनाया था, राइट। ब्रिटेन की मदद से दुर्ग स्टील प्लांट स्टैब्लिश किया गया था। ये वो स्टील प्लांट है जिसको धीरे 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 मॉडिफाई करते गए और ये आज की डेट में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। उसके बाद आता है फरक्का एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया इंप्लाइज। क्या इंप्लाइज करता है बताइए। अब पीसफुल ट्रीटी, मैं डी पॉइंट रीड आउट कर रहा हूं। पीसफुल ट्रीटी, ओके, देखते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉर्डर एरिया, ओके ठीक है, देखते हैं इसको भी। फिर उसके बाद है फ्री नेविगेशन, देखते हैं। शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर ऑफ गंगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बैराज क्या होता है। ये पूरा नाम फरक्का बैराज है इसका, इसको बोला गया है फरक्का एग्रीमेंट, और इसका पूरा नाम है एक जगह है जहां पे बैराज बनाया जाता है। बैराज बेसिकली क्या होता है, नदी के पानी को, एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा गायब हो रहा हूं, ठीक है। बैराज का मतलब क्या होता है, नदी के पानी को, जैसे ये एक कंप्लीट रिवर है, ये फ्लो कर रही है, तो इसमें क्या किया जाता है, एक छोटा सा बैराज बना के ना पानी को डाइवर्ट किया जाता है। किस चीज के लिए, अगर पानी का वॉल्यूम एकदम से ज्यादा हो जाता है। बेसिकली ये कहां पे आपको देखने को मिलते हैं, जो बैराज जो शब्द हैं ये आपको देखने को मिलेगा जहां पे रिवर क्या होती है, एंड होती है, राइट। डेविस का कंसेप्ट लगाएं तो ओल्ड एज वाली जो रिवर होती है, जो स्टेज होती है रिवर की, वहां पे बैराज बनाए जाते हैं। तो आंसर आपको मिल गया है कि किस चीज का ये एग्रीमेंट था। बताइए, थोड़ा सा एंथुसियाज्म रखिए आप। 13 मिनट हो गए, बस 2 मिनट के अंदर वीडियो फिनिश हो रहा है। बताइए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर ऑफ गंगा, राइट। ये बैराज है, बिल्कुल छोटे होते हैं, ये ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। लोकेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, फर्क का कहां पे है, मैप के अंदर आप इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा फाइंड आउट कीजिएगा। और ये 2018-19 के अंदर न्यूज के अंदर था फरक्का बैराज, क्योंकि जो इनलैंड जो जगह थी एक्सचेंज हुई थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें इंडिया का नुकसान ज्यादा हुआ था, लेकिन पीस शांति बनाए रखने के लिए वो चलता है इतना। उसके बाद अगला सवाल आता है, व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बताइए, ज्योग्राफी ऑप्शनल्स के स्टूडेंट महारथियों, आपको बहुत डिटेल में बताया है कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, और इसकी तो बकायदा एक फ्री वीडियो भी डाली है आपकी इसी चैनल पे, देखिएगा। डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर। बताइए, ऑप्शन ए, इट इज अ पार्ट ऑफ ओशन विच इज रियली एन एक्सटेंशन ऑफ लैंड मास। लेकिन ये क्या होती है, डूबी हुई होती है। इस पहली लाइन का मैं मतलब बता देता हूं एक बार। इसमें क्या बोला गया है, ये जमीन है, जमीन जाती जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, लेकिन अब क्या हो गई है, ये जमीन डूब गई है। किसके अंदर, पानी के अंदर ये डूब गई है। तो ये आप मान के चलिए क्या है, ये पानी है, और इसके अंदर यही बोला गया है, ये कुछ नहीं है, ये एक्सटेंशन ऑफ लैंड मास है जो आगे जाके पानी के अंदर डूब गई है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ऐसा ऑप्शन ए कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आपको बताना सही क्या है। अगला ऑप्शन बी, इट इज दैट पार्ट व्हेन ओशन कमर्स, यानी कि जब समुद्र आगे आता है, ये वो वाला पार्ट है। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी गले में खराश हो रही है। अगला जो सी पार्ट है, इट इज एन लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय
वाटर ऑन ऑल साइड, उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड बोला जाता है। ऑप्शन सी वैसे ही यहां से रिमूव हो गया। उसके बाद डी देखिए, इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट दैट इज सबमर्ज्ड रिलेटिवली शैलो सी। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? हो गया ना थोड़ा सा ट्रिकी। इसके अंदर ऑप्शन डी सही है। देखिए जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही तरीके से बताता है कि ये नीचे मतलब रिलेटिवली ये थोड़ा सा स्लो मतलब शैलो एरिया होता है, राइट। शैलो एरिया क्या होता है बताता हूं। और जो ए वाला सही क्यों नहीं है वो भी मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे ना 1 से 2 डिग्री का यहां पे क्या होता है? स्लोप होता है, राइट। तो यहां पे पानी गहरा नहीं होता है, यहां पे क्लियर कट बोला है कि शैलो होगा, राइट। और पहले ऑप्शन में कहीं शैलो नहीं लिखा हुआ। और ये यूपीएससी बोलता है जो ऑप्शन ज्यादा सही है उसे मार्क करें, और जो ऑप्शन ज्यादा गलत है, अगर आपसे गलत के बारे में पूछा गया तो उसे मार्क करके आए। तो यहां पे शैलो वर्ड लिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्लियर? थोड़ा ध्यान से ये देखिए, आज से तकरीबन 20-30 साल पहले के सवाल है, फिर भी इतनी डिटेल और डेप्थ के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। ऑलराइट, अगला आता है बिल्कुल आपके लिए, मैंने यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है, समय निकाल के जरूर देखिएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ को। अगर तब भी समझ में नहीं आया, ऑलरेडी आपको एक वीडियो मिल जाएगी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लेक्चर्स के अंदर, बहुत डिटेल में बताया गया है। अगला सवाल आता है इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी होती है, कहां से गुजरती है? बताइए। बहुत बेसिक सवाल है ये, एनसीईआरटी से डायरेक्टली आते हैं ये सवाल। बताइए। रफली कॉरस्पॉन्ड टू 180 डिग्री मेरिडियन, ये आपके लिए है सवाल। पढ़िए आप इसको, मैं डायरेक्टली आपको आंसर एक्सप्लेन कर दूंगा। आंसर आपके सामने है, ए इसका राइट आंसर है। और ये होता क्या है बेसिकली, सामने आपके पिक्चर भी लगा दी है। पूरी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर आप उस लाइन से इधर जाएंगे या इधर जाएंगे तो डेट बढ़ेगा और घटेगा अकॉर्डिंगली, राइट। आपके मन में सवाल आना चाहिए पता किस चीज का, ये डेट लाइन सीधी क्यों नहीं है? बताते हैं कि ये डेट जो ये लाइन है सीधी क्यों नहीं है। ये इसलिए नहीं है, अगर ये बिल्कुल सीधी होती ना तो पता क्या होता, ये छोटे छोटे टापू ऐसे ना स्प्रेड है ऑल ओवर ओशन के अंदर, मतलब किसी स्पेसिफिक लोकेशंस में, और ये सारे एक कंट्री ओन्ड करती है, राइट। एक कंट्री का इसके ऊपर क्या है, सोवरेन राइट है। अगर ये बीच में से ऐसा जाता ना तो ये पता क्या होता, कंट्री का ये हिस्सा 22 तारीख में काम कर रहा है, कंट्री का ये हिस्सा 23 तारीख में काम कर रहा है, यानी कि वही टाइम है, वही डेट है, सब कुछ 24 घंटे का फर्क हो जाता। तो इसलिए जहां पे ऐसी कोई कंट्री आई है, बिल्कुल इस तरीके से जिगजैग तरीके से उसको पास ऑन करके लेके गए, ताकि कंट्री की डेट में और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट है वो स्मूथ हो सके। अगला सवाल और आखिरी सवाल, इन विच टाइप ऑफ रॉक फॉसिल्स आर मोर अबंडेंटली फाउंड। देखिए इंग्लिश में सब कुछ जल के राख हो जाए, नहीं बचेगा उसके अंदर। मेटामॉर्फिक क्या होती हैं, सर्च करके बताइएगा। इसका राइट आंसर सी है, सेडिमेंट्री रॉक होती हैं जिसमें आपको फॉसिल्स मिलते हैं। और ये टाइप ऑफ आपके लिए मैंने रॉक प्रोवाइड की है। मेटामॉर्फिक क्या होती हैं, ये गर्म से ठंडी होती है और कंडेंस होती जाती हैं, जैसे आपके मार्बल, स्लेट, क्वाजाइड। अच्छा मैं अपने साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ये ग्नीज आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो यहां पे हम क्या करते हैं, आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। हमारी तरफ से आपको नमस्कार। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो उसको दोबारा से आइए रिवाइज कीजिए, और कल फिर हम आपसे मिलेंगे। किस चीज के साथ? हम कल आपसे फिर मिलेंगे अगले 10 सवालों के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।